तुम सोचते हो मिडिवल नाइट्स मतलब बस राजकुमारियों को बचाना, भालेबाजी के मुकाबले जीतना या फिर चमचमाती आर्मर पहनकर ड्रैगन मारना। चलो, मैं तुम्हें असली तस्वीर दिखाता हूं। सोचो, सुबह उठते ही तुम्हारे पूरे शरीर पर पिस्सू के काटने के निशान हैं। पीठ में दर्द है क्योंकि तुमने लकड़ी की सख्त बेंच पर सोया है, वो भी 3 और आदमियों के साथ, और सबके शरीर से महीनों न नहाने की बदबू आ रही है। तुम्हारा मुंह भी बदबू मार रहा है, दांत सड़ चुके हैं, और तुम्हारे सामने है 14 घंटे की बोरिंग धार्मिक प्रार्थनाएं, खतरनाक ट्रेनिंग और राजनीति की चालें। और अगर किस्मत अच्छी रही तो शायद किसी जंग के मैदान में अपने ही मलमूत्र में सने हुए किसी इन्फेक्शन से दर्दनाक मौत मिल जाए, वो भी घर से सैकड़ों मील दूर। तो स्वागत है असली मिडिवल इंग्लैंड के नाइट की ग्लैमरस लाइफ में। अब देखते हैं तुम कितने दिन टिक पाते हो। अरे, शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। अगर तुम ये रेगुलर सुनते हो तो लाइक या सब्सक्राइब जरूर कर देना, और हाँ, कमेंट में अपनी सिटी और टाइम भी बताओ। मिडिवल इंग्लैंड में यकीन मानो, ये सफर मजेदार होने वाला है। लेकिन पहले आराम से बैठ जाओ। सच में, तकिया ठीक कर लो, कंबल ओढ़ लो, क्योंकि जहां हम जा रहे हैं वहां तुम्हें आराम की बहुत जरूरत पड़ेगी। सबसे पहली चीज जो तुम्हें महसूस होगी वो है ठंड। ये वो हल्की ठंड नहीं है जो आजकल कमरे की खिड़की खोलने से आती है। ये तो हड्डियों तक उतर जाने वाली गीली कड़ाके की ठंड है जो तुम्हारे पूरे शरीर में समा जाती है। तुम्हारी आंखें खुलती हैं और चारों तरफ बस अंधेरा है। ऐसा अंधेरा जैसा आजकल के ब्लैकआउट पर्दों से भी नहीं होता। ये तो वो घना अंधेरा है जिसमें एक भी रोशनी की किरण नहीं है। न बिजली, न गैस लैंप, बस आग की लौ ही थी जो रात के अंधेरे से लड़ती थी। तुम किसी सख्त चीज पर लेटे हो, बहुत सख्त। और ये कोई बिस्तर नहीं है, ये तो लकड़ी का एक प्लेटफॉर्म है जो जमीन से थोड़ा ऊपर है। और ये जगह है पेम्ब्रोक कैसल का ग्रेट हॉल। साल है 1208 और तुम अचानक बन गए हो सर विलियम डेवलोंग, जो इंग्लैंड के किंग एडवर्ड फर्स्ट के नाइट हैं। भगवान की कसम, विलियम, ये कराहना बंद करो। तुम्हारे दाएं तरफ से कोई आवाज आती है। एक और नाइट जो तुम्हारे साथ उसी बड़े प्लेटफॉर्म पर सो रहा है। तुम्हारे आलीशान कमरे और मेमोरी फोम गद्दे की तरह यहां कोई प्राइवेट बेडरूम नहीं है। मिडिवल नाइट्स अक्सर किले के ग्रेट हॉल में सबके साथ सोते थे। प्राइवेसी, वो तो अभी तक किसी ने सोची भी नहीं थी। तुम उठते हो और महसूस करते हो कि तुम्हारी स्किन पर कुछ रेंग रहा है। असल में बहुत सारी चीजें। तुम्हारे घर के साफ सुथरे बिस्तर की तरह यहां कुछ नहीं है। ये लकड़ी का प्लेटफॉर्म पिस्सू, जुए और बेड बग्स से भरा हुआ है जो हर रात तुम्हारा खून चूसते हैं। महीनों तक बिस्तर नहीं बदला जाता, और जिस भूसे के गद्दे पर तुम लेटे हो वो तो इन कीड़ों का घर है। आज तुम्हारी ड्यूटी प्राइम की है, वही आवाज बड़बड़ाती है। अगर फिर लेट हुए तो चैपलिन तुम्हारी खाल उधेड़ देगा। प्राइम यानी दिन की पहली प्रार्थना, जो सुबह 6 बजे होती है। मतलब अभी शायद 5:30 बजे होंगे, लेकिन यहां कोई घड़ी नहीं है, न अलार्म, न मोबाइल, न डिजिटल टाइम। यहां समय का पता चर्च की घंटियों और सूरज की पोजीशन से चलता है। और अभी सूरज निकलने से पहले तुमसे उम्मीद की जाती है कि तुम उठो और दिन की तैयारी करो। रुको, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। मैं तो एक जबरदस्त नाइट हूं। मुझे तो अपने घोड़े पर बैठकर किसी राजकुमारी को बचाने जाना चाहिए। हाँ, नहीं, जरा रियलिटी देखो। सबसे पहले तुम्हें पेशाब करनी है, और यहां कोई बाथरूम नहीं, कोई टॉयलेट नहीं, यहां तक कि कोई आउट हाउस भी नहीं। पेम्ब्रोक कासल में शायद तुम गार्डरोब यूज करते, यानी दीवार में एक छेद जिससे तुम्हारा वेस्ट किले के बाहर गिर जाता। लेकिन अभी तो तुम ग्रेट हॉल में हो और बाहर कड़ाके की ठंड है, तो ज्यादातर नाइट्स
चेंबर पॉट यूज करते हैं जिसे बाद में कोई नौकर साफ करता है, और अगर बहुत आलसी या नशे में हो तो बस किसी कोने में कर देते हैं। विलियम, उठो, तुम आलसी हो। एक और कड़क आवाज आती है। मैटिन्स की घंटी बज चुकी है। मिडीवल इंग्लैंड में नाइट्स सिर्फ योद्धा नहीं थे, वो बहुत धार्मिक भी थे। उनका पूरा दिन प्रार्थनाओं के टाइम के हिसाब से चलता था। मैटिन्स, लॉर्ड्स, प्राइम, टर, सेक्स्ट, नॉन, वेस्पर्स और कॉम्प्लिन। दिन में 8 बार प्रार्थना, रात के बीच से लेकर सोने से पहले तक। अगर तुम नास्तिक हो तो अब तुम्हारी लाइफ पूरी तरह धार्मिक नियमों के हवाले है। तुम लड़खड़ाते हुए उठते हो, पीठ में दर्द के साथ। तुम्हारे आरामदायक गद्दे की तरह यहाँ कुछ नहीं है। लकड़ी पर सोने से शरीर अकड़ गया है। और ये तो बस शुरुआत है। अभी तो दिन भर भारी आर्मर पहननी है, हथियारों से ट्रेनिंग करनी है। ग्रेट हॉल में अब हलचल शुरू हो गई है। बाकी नाइट्स, स्क्वायर और नौकर भी उठ रहे हैं। यहाँ कपड़े बदलने की कोई प्राइवेसी नहीं है। ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था उस जमाने में। तुम्हारे पास पहनने के लिए भी बस वही 1-2 कपड़े हैं जो हफ्तों तक चलते हैं। तुम्हारा पेज, एक छोटा लड़का, पानी की कटोरी लेकर आता है। यही है तुम्हारा मॉर्निंग बाथ, बस चेहरा और हाथ धो लो। पूरा नहाना तो बहुत कम होता है, महीने में 1 बार, वो भी अगर बहुत साफ सुथरे हो तो। ज्यादातर नाइट्स तो महीनों तक नहीं नहाते। हॉल में बदबू इतनी है कि सांस लेना भी भारी लगे। सोच रहे थे, आज भी बिस्तर में पड़े रहोगे? तुम्हारे बगल वाला नाइट, एक हट्टा कट्टा आदमी जिसके गाल पर गहरा निशान है, अब उठ चुका है। तुम्हारा दिमाग बताता है ये है सर रोलैंड। कल की ट्रेनिंग के बाद तो तुम्हें खुद को साबित करने की जल्दी होनी चाहिए। तुम्हारा पेट भी अब भूख से गड़गड़ा रहा है, याद दिलाता है कि कल से कुछ खाया नहीं। ब्रेकफास्ट मिडीवल इंग्लैंड में कोई खास या फॉर्मल चीज नहीं थी, खासकर नाइट्स के लिए। यहां तो बिना सोचे समझे इंटरमिटेंट फास्टिंग जैसी लाइफ चलती थी। हो सकता है प्राइम की प्रार्थना से पहले थोड़ा सा ब्रेड और बियर मिल जाए, लेकिन असली खाना तो ट्रेनिंग के बाद दोपहर के करीब ही मिलेगा। जो ब्रेड मिलती है वो तुम्हारे आज के सॉफ्ट ताज़े स्लाइस ब्रेड जैसी नहीं है। ये तो मोटी, सख्त और कई दिन पुरानी होती है। कई बार इसमें फंगस भी लग जाता है, जो अगर ज्यादा खा लिया तो दिमागी गड़बड़ी भी कर सकता है। लेकिन भूख लगी है तो वही सख्त ब्रेड चबाते हो और ऊपर से हल्की बियर पी लेते हो। ये बियर बहुत कमजोर होती है, बस हल्की सी शराब, लेकिन पानी से ज्यादा सेफ है पीने के लिए। चलो! सर रोलैंड तुम्हारे कंधे पर जोर से थपकी मारते हैं, जिससे तुम्हें झटका लगता है। चलो भगवान की स्तुति करें और जो भी पाप कल रात किए उसके लिए माफी मांगें। तुम बाकी नाइट्स और किले के लोगों के साथ चैपल की तरफ बढ़ते हो। पत्थर की फर्श तुम्हारे पतले चमड़े के जूतों के नीचे बर्फ जैसी ठंडी है। आज के कुशन वाले वाटरप्रूफ जूतों की तरह यहां कुछ नहीं है। मिडीवल जूते बस नाम के लिए हैं। ठंड और गीलेपन से कोई बचाव नहीं। किला भी हर तरफ से खुला है। तीरों के लिए बने छेदों से हवा सीटी बजाती हुई अंदर आती है। सेंट्रल हीटिंग, वो तो अभी सैकड़ों साल दूर है। चैपल में तुम सख्त पत्थर की फर्श पर घुटनों के बल बैठते हो। कोई आरामदायक बेंच नहीं, कोई कुशन नहीं। कुछ ही मिनट में घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है, लेकिन प्रार्थना तो लंबी चलेगी। सारी प्रार्थनाएं लैटिन में हैं, जो तुम्हें ठीक से समझ भी नहीं आती, लेकिन बाकी सबके साथ तुम भी बड़बड़ाते हो। और जब सब क्रॉस बनाते हैं, तुम भी वही करते हो। तुम्हारा दिमाग भटकने लगता है। आज क्या होगा? ट्रेनिंग तो पक्की है, शायद कुछ एडमिन का काम भी करना पड़े। नाइट्स सिर्फ लड़ाई के लिए नहीं, बल्कि जमीन जायदाद संभालने और राजा के कानून लागू करने के लिए भी जिम्मेदार होते थे। अगर किस्मत अच्छी रही तो शिकार पर भी जा सकते हो, लेकिन साथ में घंटों की प्रार्थना, राजनीति की चालें और ये डर कि तुम्हारी हैसियत सिर्फ तुम्हारी उपयोगिता पर टिकी है। और हमें बुराई से बचा। चैपलिन की आवाज तुम्हें वापस खींच लाती है। प्रार्थना खत्म हो रही है और अब
असली दिन शुरू होने वाला है। बाहर आसमान हल्का सा ग्रे हो रहा है, बारिश आने वाली है, ये हवा में महसूस हो रहा है। लेकिन यहाँ मौसम की वजह से ट्रेनिंग कैंसिल नहीं होती, बल्कि तुम्हारा ट्रेनर तो शायद इसी बहाने तुम्हारी हालत और खराब कर दे। ओ विलियम! जैसे ही तुम चैपल से बाहर निकलते हो, कोई आवाज देता है। ये है सर जेफरी, किले के मार्शल और तुम्हारे सीधे बॉस। अर्ल तुम्हें ट्रेनिंग से पहले बुला रहे हैं। तुम्हारा दिल धड़क जाता है। पेम्ब्रॉक के अर्ल को इंतजार करवाना ठीक नहीं, और प्राइवेट बुलावा मतलब कुछ भी हो सकता है। कोई खास जिम्मेदारी या फिर कोई सजा। मिडीवल किले की राजनीति बहुत जटिल और खतरनाक है। यहाँ रिश्ते रेत की तरह बदलते रहते हैं। एक गलत बात, एक गलत इशारा और तुम्हारी हैसियत छिन सकती है, या और भी बुरा हो सकता है। तुम अर्ल के प्राइवेट कमरे की तरफ बढ़ते हो। रास्ते में देखते हो कि नौकर ग्रेट हॉल को दिन के लिए तैयार कर रहे हैं। सोने के प्लेटफॉर्म हटा रहे हैं, खाने के लिए टेबल लगा रहे हैं और फर्श पर बिछी सूखी घास और जड़ी बूटियां झाड़ू से साफ कर रहे हैं। ये घास और जड़ी बूटियां महीनों में एक बार ही बदली जाती हैं, और इनके नीचे बहुत कुछ छुपा होता है। खाने के टुकड़े, कुत्तों की बीट। हाँ, किले में कुत्ते आजादी से घूमते हैं। थूक और भी बहुत कुछ। जड़ी बूटियां बदबू छुपाने के लिए डाली जाती है, लेकिन सच कहें तो बदबू फिर भी आती है। तुम संकरे अंधेरे गलियारों से गुजरते हो, जहां कभी कभी तीरों के छेद से थोड़ी सी रोशनी आती है। पत्थर की दीवारें हमेशा गीली रहती हैं, इंग्लैंड की नमी में। यहाँ हमेशा ठंड रहती है, गर्मियों में भी, क्योंकि मोटी पत्थर की दीवारें दुश्मनों से तो बचाती हैं, लेकिन सूरज की गर्मी भी अंदर नहीं आने देती। और सर्दियों में तो हाल और भी बुरा हो जाता है। अब बात करते हैं तुम्हारे दांतों की। जबड़े में जो हल्का सा दर्द है, वो कैविटी है। मिडीवल इंग्लैंड में डेंटिस्ट्री जैसी कोई चीज नहीं थी। अगर दर्द बहुत बढ़ गया तो किले का बार्बर तुम्हारा दांत उखाड़ देगा। वही आदमी जो तुम्हारे बाल काटता है और बीमार होने पर खून भी निकालता है। कोई एनेस्थीसिया नहीं, बस अगर किस्मत अच्छी रही तो पहले एक बैग शराब मिल जाएगा। और तुम्हारा मुंह, उसकी बदबू तो पूछो ही मत। सबका मुंह बदबू मारता है, क्योंकि दांत साफ करने का तरीका बस कपड़े से रगड़ना या कभी कभी लकड़ी की टहनी से घिसना है। टूथपेस्ट भूल जाओ, माउथवॉश सपना है। तुम अर्ल के कमरे के बाहर पहुंचते हो, आदर से दरवाजा खटखटाते हो। एक नौकर दरवाजा खोलता है और तुम अंदर जाते हो। ये कमरा मिडीवल स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत आलीशान है। यहाँ एक असली बिस्तर है जिसमें पर्दे लगे हैं ताकि प्राइवेसी और गर्मी बनी रहे। दीवारों पर टेपेस्ट्री टंगी है जो सजावट के साथ साथ ठंड से भी बचाती है। कमरे के बीच में आग जल रही है, धुआं छत में बने छेद से बाहर जा रहा है। अर्ल खुद टेबल पर बैठे हैं, कुछ कागज देख रहे हैं। वो अधेड़ उम्र के हैं, जंग के अनुभवी और धैर्य के लिए मशहूर नहीं है। आओ सर विलियम, वो बिना देखे ही कहते हैं। अच्छा किया आ गए। आ गए। तुम देखते हो कमरे में दो और आदमी हैं। एक ने क्लर्क या स्क्राइब की पोशाक पहनी है, दूसरा रॉयल मैसेंजर की खास ड्रेस में है। माय लॉर्ड, तुम झुककर आदर से बोलते हो। मिडीवल सोसाइटी में सही तरीके से बात करना बहुत जरूरी है। एक छोटी सी गलती भी बड़ी बेइज्जती या सजा दिला सकती है। राजा को वेल्स में अपने अभियान के लिए और लोगों की जरूरत है। अर्ल बिना भूमिका के बोलते हैं। तुम 20 सैनिकों की टुकड़ी लेकर चेस्टर में रॉयल फोर्सेस से मिलोगे। 3 दिन में निकलना है। तुम्हारा दिल बैठ जाता है। वेल्स का अभियान मतलब हफ्तों, शायद महीनों तक किले की थोड़ी सी आरामदायक जिंदगी से दूर रहना। मतलब दुश्मन की जमीन में मार्च करना। सिर्फ दुश्मनों से नहीं, बल्कि बीमारी, ठंड और भूख से भी लड़ना। मिडीवल जंग फिल्मों जैसी ग्लैमरस नहीं होती। ये बहुत ही बेरहम, गंदी और कई बार बेकार होती है।
जहां दुश्मन से ज्यादा लोग बीमारी से मरते हैं। बिल्कुल माय लॉर्ड, तुम कहते हो, क्योंकि मना करने का तो सवाल ही नहीं उठता। तुम्हारी पूरी जिंदगी एक नाइट के तौर पर अपने राजा की सेवा पर टिकी है। मुझे उनके आदेश का सम्मान है। तुम कहते हो। अर्ल बस सिर हिलाकर इशारा करते हैं, स्टूवर्ड से जाकर सामान ले लो और अपने लोगों को तैयार रखो। मैं नहीं चाहता कि पेम्ब्रोक की इज्जत खराब हो अगर हमारे सैनिक तैयार न हो। तुम फिर से झुककर सलाम करते हो और कमरे से बाहर निकलते हो। दिमाग में बस एक ही बात घूम रही है, सिर्फ 3 दिन हैं तैयारी के लिए। 3 दिन में 20 लोगों को तैयार करना है, उन्हें सामान दिलवाना है, ट्रेनिंग करवानी है और खुद के भी सारे काम निपटाने हैं। अब जब बात अपने काम काज की हो रही है, तो क्या मैंने बताया कि तुम शादीशुदा हो? ज्यादातर नाइट्स की शादियां प्यार के लिए नहीं, बल्कि राजनीति या पैसे के लिए होती थीं। तुम्हारी बीवी लेडी एलेलेना तुम्हारी छोटी सी जायदाद संभालती है जब तुम कोर्ट में या किसी अभियान पर होते हो। साल में मुश्किल से कुछ महीने ही उससे मिल पाते हो। अगर वेल्स में तुम्हारी मौत हो गई तो उसे खबर हफ्तों या महीनों बाद मिलेगी और फिर उसे अकेले ही जायदाद संभालनी पड़ेगी। लेकिन अभी तुम्हारे सामने और भी जरूरी काम है, जैसे ट्रेनिंग में ही मरने से बचना। वेल्स जाने से पहले तुम ट्रेनिंग यार्ड की तरफ बढ़ते हो, जहां बाकी नाइट्स और सैनिक पहले से ही जमा हो रहे हैं। बारिश शुरू हो चुकी है। ठंडी बूंदें कपड़ों के आर पार हो रही हैं। यहां कोई वाटरप्रूफ कपड़ा नहीं है। एक बार भीग गए तो कई दिन तक भीगे ही रहोगे। विलियम, सर रोलैंड तुम्हें बुलाते हैं। सुना, वेल्स जाना है। अच्छा है, मैं नहीं जा रहा। तुम जबरन मुस्कुराते हो। राजा की सेवा करना सम्मान की बात है। रोलैंड हंसते हैं। हाँ हाँ, यही कहते हैं सब, लेकिन ये सम्मान तुम्हारा सिर भी ले सकता है। वो तुम्हें लकड़ी की प्रैक्टिस तलवार पकड़ाते हैं, जो असली तलवार जितनी भारी है। चलो देखते हैं, कम से कम पहली टक्कर में तो बच सको। तलवार हाथ में लेते ही भारी लगती है। आज के स्पोर्ट्स वाली हल्की तलवारों जैसी नहीं। मिडीवल तलवारें तो असली स्टील की बनी होती थीं, जो आर्मर और शरीर दोनों काट सकती थीं। प्रैक्टिस वाली भी कुछ मिनट में ही हाथ थका देती है। गार्ड अप, रोलैंड चिल्लाते हैं और अपनी तलवार तुम्हारे सिर की तरफ घुमाते हैं। तुम मुश्किल से अपनी तलवार ऊपर कर पाते हो और झटका सीधे कंधे तक जाता है। ये कोई फिल्मी फाइट नहीं है, ये असली, खतरनाक और जानलेवा ट्रेनिंग है। नाइट्स को दिखावे के लिए नहीं, मारने के लिए ट्रेन किया जाता था। अगले 1 घंटे तक तुम और रोलैंड बारिश में भीगते हुए एक दूसरे पर वार करते हो। मांसपेशियां दर्द से चिल्ला रही हैं। फिल्मों में जो दिखाते हैं, असल में आर्मर पहनकर और तलवार चलाकर पूरा दिन निकालना बहुत थकाऊ काम है। एक नाइट को बहुत ताकतवर और सहनशील होना पड़ता था, और ये सब सालों की ट्रेनिंग से आता था। जब अगली प्रार्थना टर के लिए घंटी बजती है, जो सुबह 9 बजे होती है, तब तक तुम पसीने से तरबतर हो। ठंड के बावजूद तुम्हारे हाथ शीशे जैसे भारी हो गए हैं और शरीर पर चोट के नए नए निशान उभर आए हैं। रोलैंड ने कोई रहम नहीं किया और बाकी नाइट्स ने भी नहीं। 3 दिन बाद तुम्हारी जान एक दूसरे की स्किल्स पर ही टिकी होगी। बारिश अब और तेज हो गई है। ट्रेनिंग यार्ड कीचड़ में बदल गया है। तुम्हारे जूते और ट्यूनिक की किनारी कीचड़ से सनी है। आज के जैसे मशीन वॉशेबल कपड़े नहीं हैं। इन्हें साफ करना बहुत मुश्किल है और तुम्हारे पास ज्यादा कपड़े भी नहीं हैं। ज्यादातर मिडीवल लोग, यहां तक कि नाइट्स भी, रोजमर्रा के लिए बस 2-3 जोड़ी कपड़े रखते थे। तुम वापस चैपल की तरफ बढ़ते हो, टर के लिए, और एक पानी के गड्ढे में अपनी झलक देखते हो। तुम्हारा चेहरा अब पहले से ज्यादा दुबला और झुलसा हुआ लगता है। सूरज और हवा से कड़ा हो गया है। मिडीवल डाइट में बहुत कम पोषण होता था।
ताज़े फल सब्जियां सिर्फ मौसम के हिसाब से मिलती थीं और प्रोटीन तो सिर्फ अमीरों को ही ठीक से मिलता था। एक नाइट के खाने में भी ज़्यादातर ब्रेड, पॉटेज, जो भी सब्जी मिले उसका गाढ़ा सूप और कभी-कभी ही मांस होता था। सर विलियम! एक जवान आवाज सुनाई देती है। ये तुम्हारा स्क्वायर थॉमस है, करीब 14 साल का लड़का। हर नाइट के पास कम से कम एक स्क्वायर होता था जो खुद नाइट बनने की ट्रेनिंग ले रहा होता था। थॉमस तुम्हारी सेवा करता है, तुमसे सीखता है और बदले में तुम उसे वो सब सिखाते हो जो एक नाइट को आना चाहिए। सर जेफरी ने कहा है, आज ही वेल्स के लिए लोग चुनने हैं। तुम थके हुए सिर हिलाते हो। एक और जिम्मेदारी, तुम्हारे अंडर जो सैनिक हैं वो नाइट्स नहीं बल्कि प्रोफेशनल सोल्जर हैं जो मिडीवल आर्मी की रीढ़ होते थे। कुछ तो करियर वॉरियर हैं, बाकी लोग अपने फ्यूडल ड्यूटी के तहत सर्विस कर रहे हैं। सब तुम्हारी लीडरशिप पर भरोसा करते हैं और वेल्स में उनकी जान तुम्हारे हाथ में होगी। थॉमस तुम्हारे साथ साथ चलता है। क्या सच में हमें लिविनएप ग्रुफर्ड की फौज से लड़ना है? कहते हैं उसके साथ पहाड़ों के राक्षस भी लड़ते हैं। तुम उसकी मासूमियत पर हल्की सी मुस्कान दबा लेते हो। मिडीवल समाज में अंधविश्वास बहुत चलता था। हर अजीब चीज का कारण कोई न कोई अलौकिक शक्ति ही मानी जाती थी। बीमारी बुरी हवा या भगवान के गुस्से से होती है। फसल खराब हो तो चुड़ैल का काम और दुश्मन की फौज में तो हमेशा राक्षस, दैत्य या कोई जादुई ताकत होती ही है। कोई राक्षस नहीं थॉमस, तुम कहते हो। बस अपने घर के लिए लड़ने वाले लोग हैं। लड़का थोड़ा निराश हो जाता है। लेकिन सर, रोलैंड ने कहा। सर रोलैंड बहुत कुछ कहते हैं, तुम बीच में ही टोक देते हो, खासकर जब वो तीसरा जाम पी चुके हों। तुम चैपल पहुंचते हो, जैसे ही घंटी बजना बंद होती है, फिर वही पत्थर पर घुटने टेकना, फिर वही लैटिन की प्रार्थनाएं जो तुम्हें मुश्किल से समझ आती है। तुम्हारे घुटने और पीठ दर्द से कराह रहे हैं, लेकिन यहां दिखावा भी बहुत जरूरी है। और आज बुधवार है तो धार्मिक नियमों के चलते मांस की जगह मछली परोसी जाती है। तुम फिर से हल्की बियर पीते हो, या अगर किस्मत अच्छी रही तो थोड़ा वाइन भी मिल सकता है। पानी तो यहां कोई पीता ही नहीं, क्योंकि वो अक्सर गंदा और खतरनाक होता है। खाना खाते वक्त आसपास की बातचीत वेल्स के आने वाले अभियान पर ही घूमती रहती है। अफवाहें उड़ रही हैं। वेल्स के पास हजारों सैनिक हैं। वो पहाड़ों को ऐसे जानते हैं जैसे कोई अंग्रेज कभी जान ही नहीं सकता। वो काला जादू करते हैं। कुछ बातें अंधविश्वास हैं, लेकिन कुछ में सच्चाई भी है। वेल्श अपने घर की जमीन पर लड़ रहे हैं और उन्हें हर रास्ते, हर पहाड़ की जानकारी है। ये अभियान आसान नहीं होने वाला। कहते हैं राजा वेल्स की सीमा पर किले बनवा रहा है। तुम्हारे बगल में बैठा नाइट कहता है पत्थर के राक्षस, ताकि वेल्श को काबू में रखा जा सके। दूसरा नाइट सिर हिलाता है, और फिर हमें ही वहां तैनात कर देंगे। पता नहीं कितने सालों तक किसी वीरान जगह में फंसे रहेंगे। ये चिंता वाजिब है। एडवर्ड फर्स्ट सच में वेल्स को जीतने के लिए बड़े पैमाने पर किले बनवा रहा है, और नाइट्स जैसे तुम्हें ही उन किलों में तैनात रहना पड़ेगा, घर और आराम से बहुत दूर। खाना खत्म होते होते तुम्हें थोड़ी देर का आराम मिलता है। नॉन, दोपहर बाद की प्रार्थना से पहले। इस वक्त का इस्तेमाल तुम अपने साथ वेल्स ले जाने वाले लोगों को चुनने में करते हो। ये काम बहुत भारी है, क्योंकि तुम्हें पता है जिनमें से कुछ शायद कभी वापस न लौटें। थॉमस तुम्हें आर्मरी में ढूंढ लेता है, जहां तुम हथियारों की जांच कर रहे हो। सर विलियम, लेडी एलेना किले में आ गई हैं। तुम चौंक कर ऊपर देखते हो। तुम्हारी पत्नी को तो अगले हफ्ते आना था। इतनी जल्दी आना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। उसे वेल्स के अभियान की खबर मिल गई होगी। कहाँ हैं वो? तुम पूछते हो। सोलर में, बाकी महिलाओं के साथ। सोलर किले के उन गिने चुने कमरों में से एक है जहां थोड़ी प्राइवेसी मिलती है। यहां किले की महिलाएं शोर शराबे से दूर
अपने काम में लगी रहती हैं। ये कमरा आमतौर पर सबसे गर्म भी होता है, इसलिए इसका नाम ही सोलर है। तुम वहां पहुंचने से पहले हाथ मुंह धोते हो। तुम्हारा और एलेलेना का रिश्ता थोड़ा उलझा हुआ है, जैसे ज्यादातर मिडिवल शादियां होती थीं। शादी हुई थी गठबंधन और जायदाद के लिए, प्यार के लिए नहीं, लेकिन सालों में एक दूसरे के लिए अपनापन आ गया है। अब तुम्हें उसे बताना है कि तुम फिर जा रहे हो, शायद हमेशा के लिए। सोलर सच में बाकी किले से ज्यादा गर्म है। आग जल रही है, दीवारों पर टेपेस्ट्री टंगी है। एलेलेना बाकी महिलाओं के साथ कढ़ाई कर रही है। 30 की उम्र में भी वो खूबसूरत है, लेकिन बच्चों को जन्म देने और मिडिवल लाइफ की मुश्किलों ने उसके चेहरे पर अपने निशान छोड़ दिए हैं। तुम्हें देखते ही वो काम छोड़कर उठती है। पतिदेव, वो कहती है, और तुम्हारे पास आती है। आप ठीक हैं? तुम उसके हाथ पकड़ते हो, गाल पर हल्की सी किस करते हो। आप कैसी हैं मेरी लेडी? यहाँ पति पत्नी के बीच भी कुछ औपचारिकताएं निभानी पड़ती हैं, खासकर सबके सामने। सफर ठीक रहा? ठीक ही था, वो कहती है। बारिश के बाद रास्ते कीचड़ में बदल गए थे। थोड़ी देर चुप्पी छा जाती है। बाकी महिलाएं अपने काम में लगी दिखती हैं, लेकिन सब कुछ सुन रही हैं। मुझे वेल्स के बारे में पता चला है, एलेलेना आखिरकार धीमी आवाज में कहती है। 3 दिन बचे हैं, ऐसा सुना है। तुम सिर हिलाते हो। राजा का आदेश है। उसका मुंह कस जाता है, लेकिन वो विरोध नहीं करती। क्या फायदा? राजा की मर्जी ही कानून है और नाइट का फर्ज है मानना। वो सीधे सीधे सवाल पूछती है। कितने लोग ले जा रहे हो? क्या क्या सामान चाहिए? अभियान कितने दिन चलेगा? ये सवाल यूं ही नहीं है। तुम्हारे न रहने पर एलेलेना को न सिर्फ घर, बल्कि पूरी जायदाद संभालनी होगी। मिडिवल जमाने की औरतें कहानियों की बेबस राजकुमारियां नहीं थीं। वो असली एडमिनिस्ट्रेटर, मैनेजर और कई बार अपने घर की रक्षक भी होती थीं। नॉन की घंटी तुम्हारी बातचीत बीच में ही रोक देती है। रात को फिर बात करेंगे, तुम वादा करते हो, और एलेलेना सिर हिलाकर फिर कढ़ाई में लग जाती है। अब फिर वही, और प्रार्थना, फिर पत्थर पर घुटने टेकना, फिर वेल्स की तैयारी। दोपहर बीत जाती है। कभी सामान की जांच, कभी लिस्ट बनाना, कभी स्टूवर्ड से सप्लाई की बात। जैसे जैसे सूरज ढलने लगता है, वेस्पर्स की घंटी बजती है, यानी शाम की प्रार्थना। अब तक तुम्हारे घुटने पत्थर से नीले पड़ चुके हैं। पीठ में ट्रेनिंग और आर्मर का दर्द है, और दिमाग में हजारों बातें घूम रही हैं जो वेल्स जाने से पहले निपटानी है। वेस्पर्स के बाद आता है सपर, डिनर से हल्का खाना, फिर वही ब्रेड, वही पॉटेज, शायद थोड़ा चीज या बचा खुचा मांस। ग्रेट हॉल अब और भी धुंधला है, बस कुछ मोमबत्तियां और रश लाइट्स जल रही हैं, जो महंगी भी हैं और धुआं ज्यादा करती हैं। रोशनी कम। ये धुआं आग के धुएं के साथ मिलकर आंखों में चुभन और फेफड़ों में जलन पैदा करता है। तुम जल्दी जल्दी खाना खाते हो ताकि बाकी काम निपटा सको, और शायद कुछ घंटे की नींद मिल जाए, इससे पहले कि सब कुछ फिर से शुरू हो जाए। लेकिन जैसे ही उठते हो, सर जेफरी तुम्हें इशारा करते हैं। अर्ल तुम्हारे चुने हुए लोगों को देखना चाहते हैं अपने कमरे में। कॉम्प्लिन के बाद तुम मन ही मन लंबी सांस छोड़ते हो। कॉम्प्लिन यानी दिन की आखिरी प्रार्थना, जो अंधेरा होने के बाद ही खत्म होगी। एक और देर रात, कई देर रातों की कतार में। सपर और कॉम्प्लिन के बीच का वक्त फिर तैयारियों में ही जाता है। कभी आर्मरर से मिलना, कभी अस्तबल के मास्टर से घोड़ों की बात, और आखिर में एलेलेना से कुछ पल चुराकर मिलना। तुम उसे अपने कमरे में पाते हो, जो शादीशुदा नाइट्स के लिए छोटा सा अलग कमरा है। कमरे में बहुत कम सामान है। एक बिस्तर, कपड़ों के लिए एक संदूक, एक छोटी मेज
और स्टूल। लेकिन मिडिवल जमाने के हिसाब से ये भी लग्जरी है, क्योंकि यहां तुम्हें थोड़ी प्राइवेसी मिलती है। एलेलेना सोने की तैयारी कर रही है, उसकी दासी उसकी गाउन उतारने में मदद कर रही है। मिडिवल नाइट्स की नाइट ड्रेस बहुत सिंपल होती थी, अक्सर बस एक लिनन की शर्ट या फिर कुछ भी नहीं। बिस्तर के चारों तरफ पर्दे लगे हैं ताकि गर्मी और प्राइवेसी बनी रहे। हमें अकेला छोड़ दो, तुम दासी से कहते हो। वो झुककर सलाम करती है और चली जाती है। अब तुम दोनों अकेले हो तो थोड़ी औपचारिकता भी कम हो जाती है। मैंने तुम्हें अगले हफ्ते तक आने की उम्मीद नहीं की थी। तुम बिस्तर के किनारे बैठते हुए कहते हो। एलेलेना कंधे उचकाती है, उसकी शिफ्ट उसकी त्वचा पर सरसराती है। घर पर अफवाहें सुन रही थीं, नाइट्स इकट्ठा हो रहे हैं, सामान तैयार हो रहा है। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि क्या होने वाला है। तुम गहरी सांस लेते हो, बालों में हाथ फेरते हो। मैं खबर भेजता। क्या सच में? वो तुम्हारे पास बैठ जाती है, उसका कंधा तुम्हारे कंधे से छूता है। या फिर मुझे तब खबर मिलती जब तुम जा चुके होते। इसका कोई अच्छा जवाब नहीं है। अभियान अक्सर अचानक बुला लिए जाते हैं और पर्सनल अलविदा कहने का वक्त ही नहीं मिलता। ये एक नाइट की पत्नी की कई मुश्किलों में से एक है। कितने दिन? वो पूछती है। पता नहीं। तुम मान लेते हो, हफ्ते, महीने, शायद। वो सिर हिलाती है, जैसे पहले भी कई बार तुम्हारे गैर मौजूदगी को स्वीकार किया है। सर्दियों के लिए अनाज का भंडार भर लिया है। वो बताती है, पश्चिम वाले खलिहान की नई छत भी बन गई है। स्टुअर्ट कहता है, इस साल राजा का टैक्स भी भर देंगे, लेकिन मुश्किल से। ये उसका तरीका है बताने का कि सब कुछ उसके काबू में है। वो तुम्हारे बिना भी सब संभाल लेगी। ये बात तुम्हें राहत भी देती है और विनम्र भी बना देती है। कई मायनों में उसका काम तुम्हारे काम से भी ज्यादा मुश्किल है। हर दिन, हर साल, बिना किसी शोहरत के जायदाद को चलाते रहना। कॉम्प्लेन की घंटी बजती है और जो भी तुम कहना चाहते थे वो बीच में ही रह जाता है। मुझे जाना होगा। तुम अनमने मन से उठते हो। एलेलेना सिर हिलाती है। और फिर अर्ल के पास? हाँ, मेरा इंतजार मत करना। वो हल्की सी मुस्कान देती है। मैं कभी नहीं करती। तुम उसके गाल को हल्के से छूते हो, फिर आखिरी बार आज के लिए चैपल की ओर बढ़ जाते हो। कॉम्प्लेन बाकी प्रार्थनाओं से थोड़ी छोटी है, लेकिन जब तक खत्म होती है तुम थकान से लड़खड़ा रहे होते हो। फिर भी फर्ज बुलाता है। तुम अर्ल के कमरे की ओर बढ़ते हो, जहां वो और सर जेफरी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अगले 1 घंटे तक तुम वेल्स के लिए चुने गए लोगों की लिस्ट पर चर्चा करते हो। हर एक की ताकत और कमजोरी पर बात होती है। अर्ल कुछ बदलाव करते हैं, कुछ लोगों को पेम्ब्रॉक में ही रखने के लिए, और उनकी जगह ऐसे सैनिक भेजते हैं जिन्हें तुम कम जानते हो। तुम अपनी झुंझलाहट छुपा लेते हो। इन लोगों की जान तुम्हारे हाथ में होगी और तुम उन्हें अच्छे से जानना चाहते थे। आखिरकार अर्ल तुम्हें जाने की इजाजत देते हैं। अब तक किले के ज्यादातर लोग सो चुके हैं। गलियारे अंधेरे हैं, बस कहीं कहीं ऊन की मशाल जल रही है। तुम धीरे धीरे अपने कमरे की तरफ लौटते हो। एलेलेना सो रही है, या शायद सोने का नाटक कर रही है। तुम चुपचाप कपड़े उतारते हो, उन्हें संदूक में रखते हो, जहां वो धुलाई का इंतजार करेंगे, जो मिडिवल इंग्लैंड में बहुत कम होती थी, क्योंकि पानी कुएं या नदी से लाना पड़ता था और फिर आग पर गर्म करना पड़ता था। तुम बिस्तर में घुसते हो, दर्द से कराहते हुए, क्योंकि तुम्हारा चोटिल शरीर सख्त गद्दे से टकराता है। आज के आलीशान बिस्तर की तरह नहीं, ये बिस्तर भूसे या ऊन से भरा है, उबड़ खाबड़ और अक्सर गीला। इंग्लैंड की नमी में चादरें खुरदरी हैं, ऊनी कंबल चुभते हैं, लेकिन तुम इतने थके हो कि अब फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी आंखें तुरंत बंद हो जाती हैं। शरीर थकावट के आगे हार मान लेता है। कल फिर वही, और प्रार्थना और ट्रेनिंग और तैयारियां
और 3 दिन बाद वेल्स की ओर कूच, अपने सारे खतरों और मुश्किलों के साथ। जैसे जैसे नींद आती है, तुम्हारे मन में सवाल उठता है, क्या तुम दोबारा पेम्ब्रॉक देख पाओगे? या फिर तुम भी उन नाइट्स में शामिल हो जाओगे जो अपने राजा की सेवा में मारे गए और जिनका नाम बस अपनों की याद में रह गया। आज के अपने आरामदायक बिस्तर में, गर्म और सुरक्षित, तुम करवट बदलते हो, शुक्रगुजार होते हो उस सुकून के लिए जिसका मिडीवल नाइट्स बस सपना ही देख सकते थे। उनके लिए रोज की जद्दोजहद, ठंड, भूख, बीमारी, हिंसा हमारे लिए अब बस एक कहानी है। नींद तुम्हें वैसे ही घेर लेती है जैसे 700 साल पहले सर विलियम को घेरती थी, लेकिन उसके उलट तुम्हें पूरा यकीन है कि सुबह फिर से एक सुरक्षित, शांत दिन देखने को मिलेगा। उसके पास ऐसी कोई गारंटी नहीं थी। हर रात उसके लिए आखिरी हो सकती थी, एक ऐसी दुनिया में जहां हर कोने में खतरा छुपा था। शायद इसी वजह से उस जमाने के लोगों की हर सुबह, हर दिन आज के मुकाबले कहीं ज्यादा तीखी और असली लगती थी। या शायद ये बस थकावट थी जो कभी पूरी तरह उतरती ही नहीं थी। जो भी हो, जैसे जैसे तुम गहरी नींद में जाते हो, तुम्हें सच में शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम अपने ही बिस्तर में, अपने ही वक्त में जागे हो। मिडीवल इंग्लैंड के नाइट की तरह नहीं। सुबह जल्दी आ जाती है, मैटिन्स की घंटी बजती है, तुम फिर अंधेरे में आंखें खोलते हो, एक पल के लिए समझ नहीं पाते कहाँ हो। तुम्हारे बगल में जो वजन है वो एले लेना है, न कि कोई मेमोरी फोम तकिया। हवा में नमी और ठंडक है, न कि तुम्हारे कमरे की आरामदायक गर्मी। सूरज निकलने में अभी वक्त है, लेकिन फर्ज बुला रहा है। तुम धीरे से बिस्तर से निकलते हो, कोशिश करते हो कि एलेना की नींद न टूटे, लेकिन वो फिर भी करवट बदलती है। फिर जा रहे हो? वो नींद में बड़बड़ाती है। हमेशा तुम जवाब देते हो, अंधेरे में अपने कपड़े ढूंढते हुए। ये है तुम्हारे वेल्स रवाना होने से पहले का दूसरा दिन। हर पल कीमती है और आज का दिन कल से भी ज्यादा थकाऊ होने वाला है। अब सिर्फ लोगों को चुनना नहीं, बल्कि उनके साथ ट्रेनिंग भी करनी है, उनकी तैयारी देखनी है और उन्हें एक टीम की तरह तैयार करना है। थॉमस, तुम्हारा स्क्वायर, दरवाजे पर आ जाता है, हाथ में छोटी सी लैंप लिए जिसकी हल्की रोशनी अंधेरे को थोड़ा सा ही दूर कर पाती है। सर विलियम, वो धीरे से फुसफुसाता है ताकि लेडी एलेना की नींद ज्यादा न टूटे। सर जेफरी ने कहा है, मैटिन्स के बाद आर्मरी में मिलो। थॉमस धीरे से बताता है। तुम सिर हिलाते हो, ट्यूनिक पहनते हुए। एक और दिन शुरू हो गया, बिल्कुल कल की तरह, प्रार्थना और तैयारी के साथ। आर्मरी ठंडी और अंधेरी है, बस कुछ रश लाइट्स जल रही हैं। सर जेफरी पहले से वहां हैं, कम रोशनी में एक तलवार को ध्यान से देख रहे हैं। विलियम, वो बिना देखे ही तुम्हें पहचान लेते हैं। तुम्हारे लोग पूरी तरह तैयार होने चाहिए जाने से पहले। वेल्च तुम्हें बॉर्डर पार करने के बाद ट्रेनिंग का वक्त नहीं देंगे। मुझे पता है, तुम बालों में हाथ फेरते हुए कहते हो, आज उन्हें जमकर ट्रेन करेंगे। जेफरी अब सिर उठाते हैं, उनके चेहरे पर रोशनी की परछाई है। सिर्फ जमकर नहीं, हद से भी आगे। मैं जानना चाहता हूं, कौन सा आदमी 100 मील भी नहीं चल पाएगा? तुम उनकी बात समझते हो? बेहतर है कमजोरी अभी ट्रेनिंग में सामने आ जाए, न कि जंग के मैदान में, जहां हर आदमी की जिम्मेदारी पर सबकी जान टिकी होती है। लेकिन इसका मतलब है आज सबको उनकी हद से भी ज्यादा धकेलना, खुद को भी। प्राइम के बाद यार्ड में जेफरी तलवार की जांच में लौटते हुए कहते हैं, सबको आर्मर पहनाकर पूरी तैयारी के साथ लाना। प्राइम यानी पहली सुबह की प्रार्थना, जो करीब 6 बजे होती है। इसका मतलब है तुम्हारे पास बस कुछ घंटे हैं अपने लोगों को इकट्ठा करने के लिए, उनकी तैयारी जांचने के लिए और उन्हें एक बेहद कठिन ट्रेनिंग के लिए तैयार करने के लिए। तुम आर्मरी से निकलकर सीधे बैरकों की तरफ बढ़ते हो, जहां आम सैनिक सोते हैं।
नाइट्स के पास तो कभी कभी प्राइवेट कमरे या ग्रेट हॉल में सोने की जगह होती है, लेकिन आम सैनिकों के लिए लंबी संकरी इमारतें होती हैं जिनमें फर्श पर कतार से बिस्तर लगे होते हैं। जैसे ही तुम अंदर जाते हो, बदबू तुम्हारे नाक में घुस जाती है। पसीना, महीनों से न नहाए शरीर और वो खास गंध जो तंग जगह में रहने वाले आदमियों के साथ आती है। उठो सब, तुम ऊंची आवाज में कहते हो। तुम्हारी आवाज पूरे कमरे में गूंजती है। प्राइम के बाद यार्ड में पूरी आर्मर के साथ जो लेट हुआ उसका हिसाब मुझसे होगा। कराहें और गालियां सुनाई देती हैं, लेकिन लोग उठने लगते हैं, कपड़े और सामान ढूंढने लगते हैं। तुम रुके बिना अगले बैरक में जाते हो, वही संदेश दोहराते हो। मैटिन्स की प्रार्थना के लिए चैपल पहुंचने तक तुम उन चारों बैरकों में जा चुके होते हो जहां वेल्स के लिए चुने गए लोग रहते हैं। कुल 20 आदमी, छोटी सी टुकड़ी, लेकिन चेस्टर में बाकी फौज से मिलकर ये एक बड़ी सेना बन जाएगी। सुबह की प्रार्थना लैटिन के मंत्रों और पत्थर पर घुटनों के दर्द में कब बीत जाती है पता ही नहीं चलता। तुम्हारा दिमाग कहीं और है। हर आदमी की ताकत और कमजोरी याद कर रहे हो। आज की ट्रेनिंग की प्लानिंग कर रहे हो और सोच रहे हो कि मार्च के लिए क्या क्या सामान चाहिए। मैटिन्स के बाद, प्राइम से पहले बस इतना वक्त है कि जल्दी से ब्रेड और बियर का नाश्ता कर लो। तुम किचन में खड़े खड़े खाते हो, बैठने का वक्त नहीं है। कुक, जो नाइट्स की जल्दीबाजी का आदी है, तुम्हें एक एक्स्ट्रा ब्रेड का टुकड़ा भी दे देता है जिसे तुम अपनी ट्यूनिक में छुपा लेते हो। मिडीवल जेबें तो अभी सैकड़ों साल दूर हैं। प्राइम की घंटी बजती है। जैसे ही पूरब का आसमान हल्का सा उजला होता है, फिर वही प्रार्थना, फिर वही घुटनों पर बैठना। अब तो तुम्हारे घुटनों पर पत्थर से छिलने के निशान पड़ने लगे हैं। मिडीवल धार्मिकता का एक अनोखा बैज। आखिरकार असली काम शुरू करने की आजादी मिलती है। तुम ट्रेनिंग यार्ड की तरफ बढ़ते हो, जहां तुम्हारे लोग पहले से जमा हो रहे हैं। कुछ पूरी आर्मर में हैं, जैसे आदेश दिया था। बाकी अभी भी बकल और पट्टियों से जूझ रहे हैं। लाइन में लगो, तुम चिल्लाते हो और सब जल्दी जल्दी लाइन में आ जाते हैं। ये लोग हर तरह के हैं। कुछ पुराने जंग के अनुभवी, कुछ तो बस लड़कों जैसे पहली बार सेना में आए हैं। सब थके और ठंड से कांप रहे हैं। सुबह की हल्की रोशनी में तुम उनके सामने टहलते हो, हर एक को ध्यान से देखते हो। 3 दिन बाद हम वेल्स के लिए निकलेंगे, तुम ऊंची आवाज में कहते हो। 10 दिन में जंग हो सकती है। मुझे अभी जानना है किस पर मैं अपनी जान भरोसे से छोड़ सकता हूं और कौन तीर चलते ही टूट जाएगा। सैनिकों में हलचल होती है। सब समझ रहे हैं कि आज क्या होने वाला है। सर, रोलैंड तीरंदाजों के साथ काम करेंगे, तुम आगे कहते हो, रोलैंड की तरफ इशारा करते हुए। सर, जेफरी पाइकमैन को लेंगे, मैं तलवारबाजों के साथ रहूंगा। दोपहर तक तुम सबको अपने बिस्तर याद आने लगेंगे। शाम तक तो शायद अपनी किस्मत को भी कोसोगे। ये कोई डराने या मोटिवेशनल बात नहीं है। मिडीवल ट्रेनिंग सच में बहुत कठोर होती थी, क्योंकि होना ही पड़ता था। जो तैयार नहीं होते वो मर जाते, और कई बार अपने साथियों को भी मरवा देते। शुरू करो, तुम आदेश देते हो और सब अपने अपने ग्रुप में बंट जाते हैं। तलवारबाज तुम्हारे पास आ जाते हैं। 8 आदमी, अलग अलग उम्र और अनुभव के। तुम अपनी तलवार निकालते हो, जिस पर सुबह की पहली रोशनी पड़ती है। जोड़ी बनाओ, तुम कहते हो, दिखाओ क्या आता है। अगले 1 घंटे तक तुम देखते हो कैसे लोग ब्लंट प्रैक्टिस तलवारों से एक दूसरे से भिड़ते हैं। कुछ की तकनीक ठीक है, कुछ बस ताकत के भरोसे लड़ते हैं। तुम उनकी पोजीशन सुधारते हो, सही गार्ड दिखाते हो, और कभी कभी खुद भी किसी सैनिक के साथ स्पैरिंग करते हो जिसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। नहीं,
ऐसे तुम एक जवान सैनिक का हाथ पकड़कर सही जगह पर रखते हो। ढाल आगे रखो, तलवार नहीं। ढाल तुम्हें जिंदा रखती है, तलवार सामने वाले को मारती है। मिडीवल लड़ाई में फेयर फाइट या ऑनर जैसी कोई चीज नहीं थी। बस जिंदा रहना और दुश्मन को किसी भी तरह हराना, यही असली नियम था। नाइट्स भले ही दूसरे नाइट्स से लड़ते वक्त कुछ नियम मानते हों, लेकिन आम सैनिकों या जंग के मैदान की अफरा तफरी में ये सब बातें हवा हो जाती थीं। सूरज अब ऊपर चढ़ चुका है। सुबह की ठंड थोड़ी कम हो गई है, लेकिन असली गर्मी अब भी नहीं आई। तुम्हारे लोग ठंडी हवा के बावजूद पसीने से तरबतर हैं। उनकी सांसें उनके मुंह से भाप बनकर निकल रही हैं। चैनमेल और गैम्बेसन, ये दोनों ही कपड़े ठंड में भी भारी और गर्म होते हैं, पहनने में बहुत तकलीफ देते हैं। पानी का ब्रेक, तुम आखिरकार आवाज लगाते हो और सब लोग राहत की सांस लेते हुए अपने हथियार नीचे रख देते हैं। पेज लड़के बाल्टियां और मग लेकर दौड़ते हैं, प्यासे सैनिकों को पानी पिलाते हैं। जब सब लोग थोड़ा सुस्ताते हैं, तुम रोलैंड और जेफरी के साथ खड़े होकर आज की ट्रेनिंग पर चर्चा करते हो। जेफरी खास तौर पर पाइकमैन की डिसिप्लिन से नाखुश हैं। जैसे ही दबाव पड़ता है, लाइन टूट जाती है। वो शिकायत करते हैं, वेल्च तो इन्हें मक्खन की तरह काट देंगे। और कड़ी ट्रेनिंग कराओ, तुम सलाह देते हो। इतनी बार ड्रिल कराओ कि लाइन पकड़ना उनकी मसल मेमोरी बन जाए। जेफरी गंभीरता से सिर हिलाते हैं। यही प्लान है। और तुम्हारे तलवारबाज, कुछ में दम है। तुम कंधे उचकाते हो। बाकी हमारे पास बस 3 दिन है। रोलैंड हंसता है, लेकिन उसमें कोई खुशी नहीं है। 3 दिन में किसानों को सिपाही बनाना बहुत बड़ी चुनौती है। ये सच है, ज्यादातर सैनिक असल में किसान या कारीगर होते थे, जो अपनी फ्यूडल ड्यूटी निभाने के लिए सेना में आते थे। प्रोफेशनल सोल्जर नहीं थे। साल में कभी कभार ट्रेनिंग करते थे। असली हुनर तो खेत या दुकान में ही था। जंग के वक्त ही इन्हें फुल टाइम सिपाही बनना पड़ता था। ब्रेक खत्म, तुम फिर आवाज लगाते हो और सब लोग अनमने मन से फिर लाइन में आ जाते हैं। अब शील्ड वॉल की प्रैक्टिस करेंगे। जब वेल्च भाले और तीर लेकर आएंगे तो यही तुम्हें जिंदा रखेगा। अगले कई घंटे तुम सबको बिना रुके ड्रिल कराते हो। शील्ड वॉल बनाना, लाइन तोड़ना और फिर से बनाना, फॉर्मेशन में रहकर लड़ना। ये काम शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से बहुत थकाऊ है। जब दोपहर की प्रार्थना, सेक्स्ट की घंटी बजती है, हर आदमी पसीने में भीगा और थकान से कांप रहा है, लेकिन असली आराम नहीं मिलता। जल्दी जल्दी प्रार्थना करके फिर से यार्ड में लौटना है। अब फोकस है इंडिविजुअल कॉम्बैट स्किल्स पर। तुम हर आदमी को अलग अलग देखते हो, उनकी कमजोरियां पकड़ते हो, उन्हें सुधारते हो। शील्ड ऊपर रखो। तुम एक मोटे सैनिक जॉन से कहते हो, तुम अपनी गर्दन खुली छोड़ रहे हो। तुम अपनी प्रैक्टिस तलवार से उसकी गर्दन को हल्के से छूते हो, ताकि उसे समझ आ जाए। असली लड़ाई में वो अब तक मर चुका होता। जॉन अपना शील्ड ऊपर करता है। उसके हाथ घंटों भारी लकड़ी और लोहे के शील्ड पकड़ने से कांप रहे हैं। मिडीवल शील्ड हल्के नहीं होते। एक हीटर शील्ड 8-10 पाउंड का होता है और बड़े काइट शील्ड तो और भी भारी। ऊपर से 25-30 पाउंड की चैन मेल आर्मर। सबसे ताकतवर आदमी भी जल्दी थक जाता है। फिर से तुम आदेश देते हो और इस बार जॉन की डिफेंस सही रहती है। अब पलटकर वार करो। सिर्फ बचाव मत करो, मुझे मारो इससे पहले कि मैं तुम्हें मार दूं। जॉन आगे बढ़ता है। उसकी प्रैक्टिस तलवार हवा में घूमती है। तुम आसानी से वॉर रोक लेते हो, लेकिन सिर हिलाकर उसकी तारीफ करते हो। अच्छा, आक्रामक रहो, असली लड़ाई में यही काम आएगा। ऐसे ही घंटों बीतते हैं। सूरज आसमान में घूमता है, लेकिन बादलों के कारण गर्मी नहीं मिलती।
तुम्हारा शरीर लगातार मेहनत से दर्द कर रहा है, गला चिल्लाने से सूख गया है, लेकिन तुम रुकते नहीं, क्योंकि तुम्हारी और तुम्हारे लोगों की जान इसी ट्रेनिंग पर टिकी है। सर विलियम, यार्ड के पार से आवाज आती है। तुम देखते हो, थॉमस दौड़ता हुआ आ रहा है। उसका चेहरा जोश से लाल है। अर्ल ने आपको और सर जेफरी को तुरंत बुलाया है। तुम थके हुए तलवारबाजों की तरफ मुड़ते हो। मैंने जो सिखाया उसकी प्रैक्टिस करते रहो, मैं जल्दी लौटूंगा। थॉमस के साथ यार्ड पार करते हुए तुम पूछते हो, किस बारे में है? नहीं पता सर, लेकिन एक रॉयल मैसेंजर 1 घंटे पहले चेस्टर से आया है। तुम्हारा पेट कस जाता है। चेस्टर से खबर का मतलब है अभियान की योजना में बदलाव, शायद रवाना होने की तारीख और जल्दी हो जाए। अर्ल का कमरा भीड़ से भरा है। सर जेफरी पहले से वहां हैं, साथ में किले का स्टूवर्ड, गार्ड का कप्तान और कई नाइट्स। अर्ल खुद टेबल पर फैले नक्शों के सामने खड़े हैं। चेहरा गंभीर है। विलियम, अच्छा हुआ आ गए। उत्तर से खबर आई है। माय लॉर्ड, तुम सिर झुकाकर कहते हो, अपनी जगह लेते हो। अर्ल एक आदमी की तरफ इशारा करते हैं जो कीचड़ से सने सफर के कपड़ों में है। रॉयल मैसेंजर। सर विलियम को वही बताओ जो मुझे बताया। मैसेंजर गला साफ करता है। वेल्श उम्मीद से पहले ही हरकत में आ गए हैं। उन्होंने बॉर्डर के पास ओ सवरी में हमला किया है, कई गांव जला दिए और चेस्टर जा रही सप्लाई ट्रेन पर घात लगाकर हमला किया। कमरे में हलचल मच जाती है। ये खबर सब कुछ बदल देती है। राजा ने आदेश दिया है, सारी फौजें हफ्ते भर में चेस्टर पहुंचे। कोई देरी हुई तो भारी नुकसान हो सकता है। अर्ल तुम्हारी और जेफरी की तरफ देखते हैं। समझ गए ना? इसका मतलब ये सवाल नहीं, सीधा आदेश है। 3 दिन बाद रवाना होने का जो प्लान था, अब वो तुरंत कल ही निकलना होगा। हम तैयार रहेंगे माय लॉर्ड, जेफरी मजबूती से कहते हैं। तुम भी सिर हिलाते हो, लेकिन अंदर ही अंदर सोच रहे हो, ये बहुत बड़ी चुनौती है। तुम्हारे लोग पूरी तरह तैयार नहीं हैं। सामान अभी पूरा नहीं हुआ, कुछ हथियारों की मरम्मत बाकी है, लेकिन अब ये सब मायने नहीं रखता। राजा का आदेश है और तुम्हारा काम है उसे मानना। विलियम, तुम्हारे लोग कल सुबह सबसे पहले रवाना होंगे। अर्ल फैसला सुनाते हैं। जेफरी, तुम्हारे लोग उसके अगले दिन निकलेंगे। हम पेम्ब्रोक के सारे रक्षक एक साथ नहीं भेज सकते। जी माय लॉर्ड, तुम दोनों एक साथ जवाब देते हो। जाओ, अपनी तैयारियां करो। तुम कमरे से बाहर निकलते हो, दिमाग में 1000 बातें घूम रही हैं। इतना सब कुछ करना है और वक्त बहुत कम है। सैनिकों को खबर देनी है, सामान चेक करना है, सप्लाई जुटानी है, मार्चिंग ऑर्डर तैयार करने हैं और इन सब के बीच एलेलेना से अलविदा भी कहना है। थॉमस बाहर इंतजार कर रहा है। बुरी खबर है सर, वो तुम्हारे चेहरे के भाव देखकर पूछता है। कल सुबह मार्च है। तुम बताते हो, सर रोलैंड को ढूंढो और कहो कि सारे लोग तुरंत ग्रेट हॉल में इकट्ठा हों। लड़के की आंखें चौड़ी हो जाती हैं, लेकिन वो सवालों में वक्त बर्बाद नहीं करता। वो दौड़ जाता है और तुम जल्दी से ट्रेनिंग यार्ड की तरफ लौटते हो। सैनिक अब भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन थकान से उनकी चाल धीमी हो गई है। सुनो सब, तुम आवाज लगाते हो, आज की ट्रेनिंग यहीं खत्म। सब तुरंत ग्रेट हॉल में पहुंचो। नए आदेश हैं। उनके चेहरों पर हैरानी है, लेकिन वो बिना सवाल किए आदेश मानते हैं। प्रैक्टिस के हथियार छोड़कर किले की तरफ बढ़ जाते हैं। तुम धीरे धीरे उनके पीछे चलते हो, मन ही मन सोचते हुए कि उन्हें क्या बताओगे। ग्रेट हॉल जल्दी भरने लगता है जैसे जैसे खबर फैलती है। नाइट्स, सैनिक, नौकर और किले के अधिकारी सब इकट्ठा हो रहे हैं। माहौल में एक अजीब सा तनाव है।
तुम आगे बढ़ते हो, जहां रोलैंड पहले से इंतजार कर रहा है। कल ही जाना है, वो धीरे से कहता है। तुम्हारे लोग तैयार नहीं हैं, मुझे पता है, तुम जवाब देते हो। लेकिन वेल्श को हमारे ट्रेनिंग शेड्यूल से कोई फर्क नहीं पड़ता। रोलैंड हंसता है। बिल्कुल सही। जब सब लोग आ जाते हैं, तुम ऊंची आवाज में बोलना शुरू करते हो। ध्यान से सुनो। वेल्श ने ऑस्वेस्ट्री के पास बॉर्डर पार कर लिया है। राजा ने आदेश दिया है, सारी फौजें तुरंत चेस्टर पहुंचें। हम कल सुबह रवाना होंगे। भीड़ में हलचल मच जाती है। कुछ लोग डरे हुए हैं, कुछ उत्साहित, और ज्यादातर बस चुपचाप किस्मत को स्वीकार कर रहे हैं। जंग कभी भी किसी की सहूलियत के हिसाब से नहीं होती। आज रात अपने सामान की जांच कर लो। तुम आगे कहते हो, कुछ भी टूटा या गायब है तो तुरंत आर्मरर को बताओ। हल्का और तेज चलना है। हर आदमी के पास बस एक पैक, उससे ज्यादा नहीं। 5 दिन का खाना, 2 दिन का पानी, बाकी रास्ते में मिलेगा। तुम बाकी तैयारियों की डिटेल बताते हो। सुबह कहाँ इकट्ठा होना है, मार्च का ऑर्डर क्या होगा, किससे किसको रिपोर्ट करना है। सब ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि उनकी जान इन्हीं बातों को याद रखने पर टिकी है। कोई सवाल? एक जवान सैनिक हाथ उठाता है। सर, हमारी ट्रेनिंग का क्या? अभी तो शुरू ही की थी। ये सवाल तुम्हें भी परेशान करता है, लेकिन इसका कोई अच्छा जवाब नहीं है। ट्रेनिंग मार्च के दौरान भी जारी रहेगी, तुम कहते हो। और याद रखो, जिन वेल्श से हम लड़ने जा रहे हैं, वो भी प्रोफेशनल सोल्जर नहीं हैं। वो भी किसान और चरवाहे हैं, जैसे तुम में से कई। उनके पास घर का फायदा है, लेकिन हमारे पास बेहतर हथियार और अनुशासन है। ये पूरी तरह सच नहीं है। कई वेल्श लड़ाके बहुत माहिर होते थे, लेकिन अभी तुम्हारे लोगों को सच्चाई से ज्यादा आत्मविश्वास चाहिए। और कोई सवाल? जब कोई कुछ नहीं पूछता, तुम मजबूती से सिर हिलाते हो। डिसमिस्ड। सुबह सूरज निकलने से पहले तैयार रहना। जैसे ही लोग बिखरते हैं, रोलैंड फिर तुम्हारे पास आता है। मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूं। अर्ल ने अभी अभी मंजूरी दी है। तुम्हें राहत मिलती है। रोलैंड अनुभवी नाइट है, अच्छा दोस्त भी। उसके साथ होने से तुम्हारे बचने और कामयाब होने के चांस काफी बढ़ जाते हैं। शुक्रिया, तुम बस इतना ही कह पाते हो। वो तुम्हारे कंधे पर हाथ मारता है। अब सबसे मुश्किल काम एलेलेना को बताना। तुम उसे फिर सोलर में पाते हो, जहां वो सामान पैक करवाने की निगरानी कर रही है। उसे पहले ही खबर मिल चुकी है। किले में खबर आग से भी तेज फैलती है। कल वो तुम्हें देखते ही कहती है, आवाज में कोई भाव नहीं। हाँ, अब कहने को कुछ नहीं बचा। न कोई सफाई, न कोई माफी, जिसका कोई मतलब हो। एलेलेना अपने साथ की महिलाओं को इशारे से भेज देती है, और जब तुम दोनों अकेले होते हो, तब फिर बोलती है, तुम्हारा सामान पैक करवा दिया है, थॉमस देख रहा है। शुक्रिया। तुम उसके पास जाते हो, उसके हाथ अपने हाथों में लेते हो। उसके हाथ सोलर की गर्मी के बावजूद ठंडे हैं। मौका मिला तो लिखूंगा, तुम कहते हो। वो हल्की सी मुस्कान देती है, जैसे जानती हो कि खत आना कितना मुश्किल है। मैसेंजर कम है, रास्ते खतरनाक, और जंग का माहौल हमेशा उथल पुथल भरा। हो सकता है महीनों तक उसे तुम्हारी कोई खबर न मिले। बस वापस आना, वो धीरे से कहती है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुम उसे गले लगाते हो, उसकी गर्मी महसूस करते हो। इस पल में शादी का राजनीतिक मतलब कोई मायने नहीं रखता। वो तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारे घर की मालकिन, शायद तुम्हारे बच्चों की माँ, और कल तुम मौत के मुंह में जा सकते हो। वापस आऊंगा, तुम वादा करते हो, भले ही जानते हो ये वादा निभाना तुम्हारे हाथ में नहीं। बाकी दिन तैयारियों में ही बीत जाता है। बार बार सामान चेक करना,
रोलैंड के साथ मार्च रूट पर चर्चा, स्टूवर्ड से सप्लाई की बात और अपने लोगों के लिए आखिरी आदेश लिखना। रात का खाना बहुत गंभीर माहौल में होता है। अर्ल जाने वाले नाइट्स के लिए छोटी सी दावत रखते हैं, लेकिन कोई असली जश्न नहीं है। सबको हालात की गंभीरता और आगे के खतरों का पूरा एहसास है। एलेना तुम्हारे बगल में बैठी है, अपनी सबसे अच्छी ड्रेस में। वो एक आदर्श पत्नी की तरह पेश आती है, सही वक्त पर मुस्कुराती है, बाकी महिलाओं से हल्की फुल्की बातें करती है। कभी भी वो चिंता नहीं दिखाती जो तुम उसकी आंखों में पढ़ सकते हो। डिनर के बाद अर्ल सबको शांत होने का इशारा करते हैं और अपना कप उठाते हैं। हमारे बहादुर नाइट्स के नाम। उनकी आवाज पूरे ग्रेट हॉल में गूंजती है। भगवान तुम्हें वेल्श विद्रोहियों पर जीत दिलाए और तुम्हारी सुरक्षित वापसी हो पेम्ब्रोक में। विजय और वापसी, सब लोग दोहराते हैं और गहरी घूंट भरते हैं। तुम भी वाइन का एक घूंट लेते हो, लेकिन उसकी कड़वाहट तुम्हारे मुंह में रह जाती है, चाहे वो कितनी भी अच्छी क्यों न हो। तुम्हारे मन में सवाल उठता है, इस कमरे में कितने लोग कभी वापस नहीं लौटेंगे? कितने वेल्श के पहाड़ी रास्तों में, या कीचड़ भरे कैंप में बीमारी से, या जंग के बाद खाव में इन्फेक्शन से मरेंगे?